अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ, और जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी का एक पर्पस होता है जो डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट सेशंस लेके आता है। डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन, आपके जितने इश्यूज हैं हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अपने सेशन के थ्रू। इसी तरह से जो है हमारा आज का टॉपिक भी बिल्कुल आपके इशू से रिलेटेबल है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछने हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं बहुत, आप लोगों को जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करने की आज हम कोशिश करेंगे। उसके बारे में जो भी नॉलेज है हम देने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर जाने से पहले पहले मैं आपका जो है हमारे गेस्ट से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं वो सर हामिद नवाज साहब हैं, जो कि द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के फैकल्टी मेंबर भी हैं। और बाकी जो है इनका इंट्रोडक्शन जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है वो हमें सर बताएंगे। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं। अ, आप लोग होस्ट हजरत जो ये एक रिवायती फ़िक्रा बोलते हैं कि मेहमान की मेहरबानी है, उसने अपनी गोना-गो मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाला और आपको टाइम दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेहमान की खुशकिस्मती होती है कि आप इतने सारे लोगों में उसको इस काबिल समझते हैं कि उसे मेहमान बनने का मौका दें। और ये आप लोगों का जो एक समझिए कि आजिज़ी है कि आप कहते हैं कि जनाब मेहमान ने गोना-गो मसरूफ़ियात से वक़्त निकाला। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि जिस भी शख़्स के पास अगर लोगों के साथ किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, कोई तालीम, किसी तरह का कोई वक़्त है, वो अगर शेयर करता है, तो वो इस कायनात में खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हो। क्योंकि आज के दौर में मिसाल जैसे कि हर बंदा मसरूफ़ है, हर बंदे के पास 100 बहाने हैं मसरूफ़ होने के। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बहाने। तो अगर हम देखते हैं कि इस मकसद में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया, उसका मकसद सिर्फ़ ये था कि बंदा बंदे के काम आए। लेकिन हम अजीब तरीके से एक लेम एक्सक्यूज़ेज़ बना लेते हैं कि जनाब हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम अगर थोड़ा-सा वक़्त निकाल लेंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो ये आपकी मेहरबानी होती है होस्ट की और प्रोग्राम करने वाले इदारे की कि वो लोगों को मौका देते हैं कि वो अपनी लाइफ़ के हवाले से, अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से लोगों के सामने बैठ के ऑन कैमरा चीज़ें बता सकें। अपना तारुफ़ कराता चलूँ, मैं अहमदपुर शर्किया से हूँ, जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। और प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन मैंने वहीं से अहमदपुर शर्किया से हासिल की, गवर्नमेंट एसए हाई स्कूल। ये तारीखी स्कूल है जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट सादिक अब्बास डिग्री कॉलेज डेरा नवाब साहब। यहाँ से मैंने एफएससी किया। और डेरा नवाब साहब, अगर आप रेलवे ट्रैक पे आते हैं तो आपको स्टेशन नज़र आता है। आप पाकिस्तान के किसी भी स्टेशन पे खड़ी होकर कहेंगे ना हमें अहमदपुर शर्किया का रेल टिकट दे, तो आपको कोई नहीं देगा। आपको कहना पड़ेगा डेरा नवाब साहब। तो मैं बताता चलूँ, मेरे शहर है उसके दो नाम है, अहमदपुर शर्किया और डेरा नवाब साहब। अब डेरा नवाब साहब इसलिए कि आप सब ने नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का नाम सुना होगा। और डेरा नवाब साहब आखिरी जो हमारे पांचवें अब्बासी बादशाह थे, उनके कयामगाह है जहाँ पर उस महल का नाम है सादिक गढ़ पैलेस। मिशाल बेटा, आपने और जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उन्होंने सिर्फ अलफ लैलवी दास्तानों में और किताबों में महल का लफ्ज़ पढ़ा है, आप लोगों ने जी जी। महल देखे नहीं है। तो हमारे बहावलपुर में नूर महल है, दरबार महल है, और डेरा नवाब साहब में सादेगढ़ पैलेस है। तो अहमदपुर शर्किया से मैंने एफएससी की, डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस का मिस्ताक बना, डॉक्टर ना बना और फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी चला गया।
वहाँ मैंने जाकर एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया और उसके बाद उसी दौरान मैंने एक्सटर्नल कैंडिडेट की हैसियत से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन भी कर ली, मास्टर्स की भी कर ली। फिर जब सिलसिला रोजगार की तलाश का वक्त आन पड़ा तो ये सोचा कि सरकारी मुलाजमत की जाए। उसके लिए किस्मत आजमाई, पीसीएस किया, सीएसएस क्वालिफाई किया। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप जब ख्वाब बुनते हैं, जी, जब अपने खास तौर पर बेटे को तालीम दिलवाते हैं, जी, जी, तो माओ के ख्वाब होते हैं, बहनों के, भाइयों के अरमान होते हैं, और बाप सोचता है कि मैं जिस तरीके से, मिसाल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत प्यारा और अच्छा मिसरा है कि यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा क्या जाने किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा उसे यूनिवर्सिटी भेजा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने वाले जो है फ्रैक्शंस में लोग होते हैं, तो माँ बाप अपनी औलाद की आला तालीम के लिए जान जोखों का काम करते हैं, अपने अखराजात को कट डाउन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटा है या बेटी है आला तालीम हासिल कर ले, और आला तालीम हासिल करने के बाद इस काबिल हो जाए कि वो अपने न सिर्फ पाँव पर खड़ा होकर अपनी अयालदारी और ख़ानदान को पाल सके, बल्कि अपनी मेहनत और मुस्बत परफॉर्मेंस के ज़रिए जो हमारा मुल्क है, प्यारा वतन जी, पाकिस्तान, उसकी तरक्की, उसकी इस्तेहकाम, उसकी मईशत और प्यारे पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर गुजरे। मैंने प्राइवेट सेक्टर से, मल्टीनेशनल से अपने करियर का आगाज़ किया, क्योंकि उस वक्त जब मैं फारिग उल तहसील हुआ यूनिवर्सिटी से, मेरे वालिद मोहतरम स्कूल टीचर थे, और आपको एहसास होना चाहिए कि स्कूल टीचर बेचारा बस वो गुजारा ही करते हैं। तो मैंने जब देखा कि मैं अपने पेरेंट्स के काम आना चाहता हूँ, और फाइनेंशियली ज़रूरत होती है हर बंदे की, हम पढ़ते किस लिए हैं, जॉब किस लिए करती है, इसलिए कि अच्छा घर रहो, अच्छी हमारी रिहाइश हो जाए और बहन भाइयों वालदैन के ख्वाब पूरे करें। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करने का फैसला किया, और प्राइवेट सेक्टर में जाने से मुझे जो फ़ायदे हुए उसमें मैं आपको ये शेयर करता चलूँ कि इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, प्रोफेशनली और पर्सनैलिटी वाइज मेरी बड़ी ग्रूम है। चलता रहा, मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की, फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आ गया, फिर किस्मत ने मुझे दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मेरी जॉब हो गई। यहाँ मैं रिसर्च, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड एक्सटर्नल लिंकेजेस के डायरेक्टरेट में असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड में आया। फिर कुछ अर्सा मैं काम करता रहा, उसके बाद फिर मैं एकेडमिक्स में चला गया। एट प्रेजेंट मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में फैकल्टी मेंबर हूँ। और हमारी जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल साइंसेज है, इसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। साथ ही मौका मिला है तो मैं बता दूं कि लोगों के जहन में ये होता है कि मुंडा या कुड़ी जड़ा है और ज़राअत की डिग्री लेके आ रही है। अब एक जी, सिर्फ ज़राअत का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इसमें हमारे बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, जस्ट लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में सॉइल साइंस, एग्रानोमी, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, हार्टिकल्चरल साइंसेज, फूड साइंसेज और फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड रेंज मैनेजमेंट साइंसेज, और जी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन। और एक्सटेंशन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ये समझ सकते हैं कि रिसर्च और फार्मर, इनके दरमियान ब्रिज का काम करता है। आप देखें कि आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोगों को किसने मिलाया हुआ है? एक्सटेंशन ने मिलाया हुआ है। और एक्सटेंशन क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी की। आप हम स्ट्रीम यार्ड पे बैठ जाए, ये उसकी एक एक्सटेंशन है। हम जूम पे बैठ जाए, उसकी एक एक्सटेंशन है। हम गूगल मीट पे चले जाए, उसकी एक एक्सटेंशन है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। और इस सब्जेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम ये करते हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस में जो नॉलेज डेवलप किया जाता है
तैयार किया जाता है, जो तहकीकात की जाती है, उनको हम एक्सटेंशन के ज़रिए, तौसीक के ज़रिए वुसअत देकर, फैलाकर फार्मर्स तक लेके जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जो तहकीक है, जो दूसरा इल्म है, उसको फार्मर की, एक कॉमन मैन की कल्चर, लैंग्वेज, बिलीव्स और उसकी ज़हनी सतह तक उस सारे कंटेंट को कन्वर्ट करना है, प्रिपेयर करना है और उसकी समझ अकल के मुताबिक उसको समझाना होता है। तो ठीक है सर। अगर देखा जाए तो मैंने ऑलमोस्ट कोई 25 साल जो है ना इस जी जी, पूरे सफ़र को निबेड़ा। जी। ठीक है। तो इसके लिए हम फिर टाइम ज़रूर निकालेंगे। बहुत अच्छी ये भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, जो लोग नहीं जानते वो उसके बारे में ज़रूर जानेंगे। अभी बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं टॉपिक का हमारा। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो ऑडियंस ने हमें जॉइन किया, मैं उनको एक दफ़ा बताती चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से कोरोना पैंडेमिक में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसमें क्या-क्या स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट हैं, कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और किस तरह से हम उन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल यही है, हर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ये इश्यू होता है कि किस तरह से जो है हमारा जो इंटरनेट का इश्यू है, जैसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर इंटरनेट इश्यू बहुत होता है, लोड शेडिंग का इश्यू ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्री में, तो ऑनलाइन क्लासेस का एक स्पेसिफिक टाइम रख दिया जाता है और वही टाइम पीरियड में अटेंडेंस है, वही टाइम पीरियड में बस क्लासेस होनी है। तो ऐसे चैलेंजेस जो स्टूडेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, वो किस तरह से इस चैलेंजेस को का सामना कर सकते हैं? कैसे स्टैंड कर सकते हैं ऐसे चैलेंजेस? मैं यहाँ पर पहले, सबसे पहले हुँ, ये जो एक एम्बिग्युइटी है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी जो शेड्यूलिंग है वो स्ट्रिक्ट है, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जी, जी। अगर हम डिस्टेंस या ऑनलाइन क्लासेस की या एजुकेशन की बात करते हैं जी, तो जी। 1974 में जब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम आया और पाकिस्तान दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी यूके है, तो इस डिस्टेंस फासलाती निज़ाम तालीम, इसका जो चार्टर था वो ये था, पेस ऑफ द स्टूडेंट एंड प्लेस ऑफ द स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट जितनी रफ्तार से पढ़ना चाहता है, जिस मकाम पे बैठा हुआ है, उसको हमने वो तालीम देनी है। हाँ, आपका एक हद तक ये सवाल वैलिड है कि ऑनलाइन क्लासेस का कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान शेड्यूल दे दिया गया। अब ये जी, शेड्यूल वाली जहाँ तक बात है, तो ये इसलिए है कि जो स्कूल्स हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जी, वो बच्चों के लिए उन्होंने छोटी क्लासों के लिए, यानी पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तालिब इल्मों के लिए ये उन्होंने टाइम टेबल दे दिया है कि इतने बजे ये क्लास, इतने बजे ये क्लास। यहाँ तक आपकी बात सही है। अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं, जो ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन है, यहाँ भी देखिए मैं आपको थोड़ा सा साथ बताता चलूँ। जी, जी। इस जो स्ट्रिक्ट शेड्यूलिंग है, इसको भी हम इशू नहीं बना सकते कि वही कंटेंट रिकॉर्डेड, अब देखें कि यूट्यूब चैनल्स पे भी पड़ा हुआ है, वही जी, कंटेंट रिकॉर्डेड हम किसी दूसरी साइट पे चले जाए, वहाँ भी पड़ा हुआ है। अच्छा, साथ ही उसके ये भी है कि आप उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये अब सिर्फ़ एक मसले को हम इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, स्पीड ब्रेकर बना दिया हमने इसको। ये एक इतना मसला नहीं है, इसको स्पीड ब्रेकर बना दिया है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम उन क्लासेस के लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड किए हुए अवेलेबल भी हैं। तो ये मसला तो आपका जो इश्यू है वो यहाँ ख़त्म हो सकता है। दूसरी बात आपने की कि लोड शेडिंग। जी, क्या करें, हम तरक्की पज़ीर मुल्क में हैं। हम तरक्की की तरफ थोड़ा-सा कदम बढ़ाते हैं और कोई ना कोई, ये भी मशीयत इज़्ज़ती है, अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारे अख्तियार में नहीं है। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे फिर हमें सेटबैक हो जाता है। जी, हमारे मुल्क के अंदर जो है सालाना आप देखें सैलाब आ जाते हैं, बारिशें होती हैं, फिर फसलों का नुकसान हो जाता है, कभी ज़लज़लों का मसला हो जाता है। इस दफ़ा तो ये एक ऐसी आफ़त आई हुई है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। यहाँ तक कि राइट। लोड शेडिंग भी है। अगली बात जो आपने की कि इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है, ये भी एक जेन्युइन इश्यू है कि हाँ, हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि कुछ दिन पहले मैंने आज़ाद कश्मीर में एक स्टूडेंट था, उसको कॉल की, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे हो? कहते ठीक हूँ हामिद साहब। मैं कहा क्या कर रहे हो? कहता सर बस आज घर वापस आया हूँ
तो 50 किलोमीटर दूर जहाँ पर सिग्नल आते थे, मैं वहाँ बैठकर अब मिड टर्म एग्जाम दे के अपना आ गया। अब मुझे ये बताए बेटा, क्या ये एक एग्जाम्पल नहीं हमारे ये जो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में खासतौर पर जी रहने वाले जो विसिनिटी है, कि इसका मतलब ये है कि इंसान की तड़प हो तो उसका मसले हल हो जाते हैं। अब एक्सेस का इशू है, इंटरनेट का इशू है, नो डाउट है, लेकिन आप अपना टाइम मैनेज करें। आप रात को किसी वक्त पढ़ना पढ़ लें। जी जी, ठीक है। तो यहीं पर ही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन उस तरह से नहीं हो रही होती, जो आप क्लास में बैठ के जो फेशियल इंटरैक्शन होती है, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ही नहीं रहती लेक्चर पे। और ना टीचर को पता चल रहा होता है कौन-सा स्टूडेंट बोल रहा है, कौन-सा क्वेश्चन कर रहा है, तो ये भी बहुत इश्यू होता है। देखिए, ये एक ऐसा इशू है जिसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो वो है एडॉप्टेबिलिटी का, जी, कि हमने अभी इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये भी मसला आप देखें कि एक चैलेंज है, इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। अक्सर कहते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि जनाब टीचर को पता नहीं चलता कौन हाजिर है कौन नहीं है, उनके चेहरे नहीं देख सकता, एक डिवाइस है। तो यूट्यूब चैनल पे आप देखें, गूगल पे देखें, आपको ऐसे उन्होंने रेजोल्यूशन इसकी दी दी है कि आप एक ही 2-3 डिवाइसेस जो है वो अटैच कर लें। एक डिवाइस पे आप लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, दूसरी डिवाइस पे स्टूडेंट्स को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जी, ये जी। वाला भी एक इशू जो है, ये भी हम जो टीचर फैकल्टी है वो इसको हम टैकल कर सकते हैं। दूसरी ये बात वैलिड यहाँ तक ज़रूर है कि जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जी, फेस टू जी। फेस लर्निंग है, उसमें टीचर को ये एडवांटेज होते हैं, अपनी प्रेजेंस की वजह से स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। जी, अब डिस्टेंट होने की वजह से, फासला होने की वजह से स्टूडेंट को पता है मैं अपने घर में बैठा हूँ, टीचर अगर मुझे देख रहा है तो अब इतने सारे मीडिया पे मुझे कुछ रोक टोक कम कर सकेगा। हाँ, वैसे एक नेचुरल सा होता है कि जब उस्ताद क्लास के अंदर मौजूद होते हैं तो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है, उनकी जो जी। एक अटेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है। जी जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का कुछ ये भी क्वेश्चन होता है कि जिस तरह कहीं पर भी अगर कोई भी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन आती है, तो पहले एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर असेसमेंट होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इश्यू है कि डायरेक्ट असाइनमेंट्स दे दी गई हैं और आप एंड टर्म असेसमेंट कर रहे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है ये रिसोर्सेज़ मौजूद। लैपटॉप एक है और एक टाइम में 3-3 घर में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 3-3 जनों की क्लासेस हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ना रिसोर्सेज़ है हमारे पास, फीस भी पूरे-पूरे मंथ्स की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, जो भी शख्स, कोई भी कौम, कोई भी जी, तबका जब मसाइल की चक्की में पिसता है तो वो निखर के निकलता है। जहाँ तक बात है एक्सपेरिमेंटाइजेशन की, तो ये हम लोअर लेवल पर ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना ऑनलाइन टीचिंग की जी, एक्सपेरिमेंटाइजेशन नहीं थी। लेकिन अगर आप देखें कि क्या जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें जो इतने सारे प्रोग्राम्स और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जी, चल रहे हैं। दूसरी सक्सेस स्टोरी क्या है, आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। अब ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ इतनी सक्सेसफुली काम कर रही हैं मुल्क के अंदर, तो जब ये कोविड का इशू हुआ है, यहाँ हम ये समझते हैं हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं जी, या पॉलिसी मेकर हैं, यहाँ उनका एक विजन था। उन्होंने बड़े तरद्दुद और सोच विचार के साथ ये फैसला किया कि ये कोविड का जो सिनेरियो है, इसके सुलझने की या इसको नॉर्मल होने में जी, पता नहीं कितना वक्त लग सकता है। तो स्टूडेंट्स की जो तालीमी हर्ज है या उनको इंगेज रखने के लिए, उनको स्टैगनेट ना रहने के लिए, एक्टिव करने के लिए ये एक उन्होंने शुरू किया। और मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावल, जी, हमारे वर्ती वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतहर महबूब साहब, उन्होंने सबसे पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ऑनलाइन
जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसकी सारी फिजिबिलिटी बना ली। हमारी जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज रिजवान साहब और हमारे जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं शहजाद खालिद साहब, ये तीनों डोमेन्स ने मिलकर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर और फैकल्टी ने मिलकर अपने जो कायद के पीछे लब्बैक कहा। हम तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने जो कंटेंट के बंडल हैं वो एलएमएस पे हमने अपलोड कर दिए और उन एलएमएस पे जितने हमने बंडल अपलोड किए उन बंडल्स को हमने ऐसे रखा कि स्टूडेंट्स को बाइफरकेट कर दिया टॉपिक वाइज और स्टूडेंट्स को हमने फैसिलिटेट कर दिया टीचर्स ने कि गूगल पे, जूम पे और गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, इवन अगर ये फ्रेंडली यूजर नहीं है फैकल्टी या टीचर या स्टूडेंट, तो फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए कि उस पे थ्रू टेक्स्ट, थ्रू वॉइस रिकॉर्डिंग जो है क्लासेस हो सकती हैं, स्टूडेंट्स की क्वेरीज को एड्रेस किया जा सकता है। स्कूल्स में आप देखें डिफरेंट, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हम बहुत सारे क्राइसिस में थे, हम वाशी तौर पर बड़े क्राइसिस में इस वक्त थे, तो जो ई लर्निंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां थी उन भारी भरकम जो पैकेजेस हैं ऑफर करना शुरू कर। लेकिन भला हो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, गूगल का, जूम का, ये एप्स ऐसी आ गई जहां पर अब स्कूल ओनर्स को, पेरेंट्स को कम अज कम वो सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए नहीं होती। अच्छा, और यहाँ पर अब आप दूसरा एक इशू ये भी आ जाता है, अभी क्वेश्चंस आपके पास भी आएंगे, लोग भी कहते हैं कि हमारे पास जो है ना इंटरनेट के लिए बंडल परचेज करने के लिए पैसे नहीं। तो आप मुझे ये बताएं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ और लोगों को ये अवेयरनेस हो रही है, यानी उन पेरेंट्स के लिए जिनको बच्चे ये कहते हैं कि जनाब इतने खर्चा हो जाएगा, या माँ बाप ने ये एक इशू बनाया हुआ है कि इतना खर्चा हो रहा है। आप ये देखें कि जितनी भी हमारी सेलुलर कंपनीज हैं उन्होंने इस कोविड के हालात को देखते हुए हमारे अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, दुनिया भर में भी उन्होंने बड़े सस्ते पैकेजेस दे दिए। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड, आप उन पैकेजेस से बेनिफिट ले सकते हैं। जी ठीक है। तो जिस तरह यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, स्कूल लेवल पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वो बहुत ज़्यादा उसकी कंप्लेंट्स मिलती हैं कि छोटे बच्चे नहीं इसको एक्सेप्ट कर पा रहे अभी फ़िलहाल। तो उसके लिए क्या करें इस तरह से कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती। हम क्लास में उन्हें 3-4 दफ़ा उनके तो क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें समझाना पड़ता है इसे। लेकिन अब ऑनलाइन मेथड से उन्हें नहीं समझ आती है। देखें, आप ये वाला सवाल जो है इसमें जो हम समझते, मैंने पहले अभी आपको एक जिक्र किया था जी, जी। कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो हमारे लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको टेक्स्ट की या बुक्स की लिटरेसी का पता है। अब एक फैक्टर जो हम कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं, टेक्नोलॉजी लिटरेसी कहते हैं, इसमें वो ज़ीरो है। देखिए, वालिदैन को पता नहीं है कि जनाब उन्होंने बच्चे को कैसे मिक्सअप करना है, क्वेश्चन कैसे रेज कराने हैं, कैसे उनको करने हैं। यहाँ पर आपकी बात वैलिड है, वालिदैन का शिकवा बजा है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम खुद भी देखते हैं अपने घरों में कि अब आप यूँ समझ लें कि बच्चे की वालिदा ने, ये बड़ी बहन ने दोबारा स्कूल में दाखिला ले लिया, कि बच्चे को इंटरनेट के सामने बिठाना है, उसकी तवज्जो मरकूज करानी है, टीचर सिर्फ डिलीवर करता जा रहा है, डिलीवर करता जा रहा है। अच्छा, फिर वक्त की कमी को देखते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ना असातिज़ा कराम को, स्कूल्स को फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, थोड़ा सा ना अपने आप को अकोमोडेटिव करना चाहिए। टीचर है तो वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल करे कि उसको पढ़ाने की जो पेस है, स्टूडेंट को जो कंटेंट डिलीवर करने के जो पेस है, उसे थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। यानी जो
टॉपिक उसने 15 मिनट में पढ़ाना है, उसे चाहिए कि वो कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा लगाए, क्योंकि बच्चा है, नेट पे बैठा है, इंटरनेट एग्जॉर्शन भी हो सकती है, पेरेंट्स भी जी है, तो उनके लिए भी इशू है। तो ये छोटे-छोटे बाइट्स की शक्ल में ना हमें अब जी लेक्चर देने चाहिए, हमें सबक पढ़ाने चाहिए। जी। जी। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन साथ ही रेज़ होता है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज लेवल पे हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कि माइंड रिफ्रेश हो जाता है जिससे। लेकिन अब इस तरह से सीन चल रहा है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, साथ में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेज़ेंटेशंस, सब कुछ बर्डनालाइज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे कि थोड़ा स्ट्रेस वो कैसे रिलीज़ करें अपना ऐसी सिचुएशन? देखिए, टीचिंग लर्निंग की जब आप बात करते हैं ना, आप भी स्टूडेंट रही हैं, रही होंगी, होंगी। अब मुझे ये बताएं कि रेगुलर फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्लासरूम एंगेजमेंट्स या बच्चों को एंगेज रखने के लिए आफ्टर स्कूल टाइम आपको टास्क्स दिए जाते हैं, बिल्कुल। ये दिए जाते हैं ना। जी, उसकी वजह सिर्फ ये होती है, ये टास्क जो दिए जाते हैं वो ये होता है कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट का और जो कंटेंट है उसका आपस में इंटरेक्शन। यहाँ तक आपकी बात कि भाई ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाती है, फिर बच्चों को असाइनमेंट दे दी जाती है, बच्चों को बर्डन फील होते हैं, तो ये रोना नहीं है मेरा, ये रोना है पूरे गुलिस्तान का। फॉर्मल क्लासेस हों तो भी स्टूडेंट का शिकवा होता है कि जी हमें असाइनमेंट्स बहुत मिलती हैं, हमें काम बहुत मिलता है, तो ये है वो। अब इसमें भी अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ ज़रूरी है, जो असाइनमेंट्स हैं, जो काम है, वो पॉजिटिवली लिए लिया जाए कि आपकी जो लर्निंग है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए दिया जाए। ठीक है। नॉलेज जो को करिकुलर एक्टिविटीज आप कहती हैं कि एंगेजमेंट होती है, लर्निंग होती है, तो आप ये देखिए कि आपको अपनी मसरूफियत, अपने सीखने के लिए मौके खुद तलाश करना। मैं इस वक्त ये शेयर करना ज़रूरी समझूंगा कि इस कोविड-19 के क्वारंटाइन और आइसोलेशन के टाइम को मैंने अर्ली डेज में बड़ी स्ट्रेस में गुजारा। जब लॉकडाउन शुरू हुए, यूनिवर्सिटी हम बंद हो गई, बड़ी स्ट्रेस में गुजारा। और मैंने फिर ये देखा कि मैं कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव और कैसे अपने आप को ठीक कर सकता। मैंने अपना वही जो एक टाइम टेबल था कि सुबह मैंने 8:15 8 बजे दफ्तर पहुंचना है, 3:30 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में रहना है। जी, मैंने अपनी रूटीन बना ली, टाइम टेबल बना लिया घर में, सुबह उठना, नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद एज पर रूटीन तैयार होना है, तैयार होने के बाद लैपटॉप पर बैठ जाना है। मैं सर्च आउट करता था कि किस जगह कोई वेबिनार हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं वहाँ पर मुख्तलिफ फेसबुक पे बैठ के मैंने मुख्तलिफ पेजेस को लाइक करना शुरू कर दिए। जहाँ जहाँ पर गूगल डॉक्स दिया होता था कि रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाएं, मैं उसको चेक करता था। जिस जगह लिखा होता था कि भाई इसकी फीस है, मैं उसको स्किप कर देता था। जहाँ मुफ्त होता था, मैं उसमें रजिस्ट्रेशन कर देता था। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या होता है, मैंने वहाँ पर इनिशियल लेवल के क्विजेज भी किए, मैंने वहाँ पर इनिशियल लेवल की जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी की, मैंने इंटरनेशनल लेवल के जो वेबिनार्स हैं वो भी किए, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस भी बैठा अटेंड कर रहा हूँ। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि जो आज भी मैंने वाशिंगटन डीसी और इधर मॉनिटरिंग दूसरे जो है ना प्रेजेंटेशन दी, एक्सपोजर हो रहा है, लर्निंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए इसको अपनी रूटीन देखिए, अपनी रूटीन बनाए, टाइम टेबल बनाए। 3 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते, नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, बंदा थक भी जाता है, स्ट्रेस भी हो जाते हैं, हमारे आसाबी तौर पर भी हमारे इश्यूज होते हैं। आप छोटे छोटे बाइट्स बनाएं, 20-20 मिनट की, आधे आधे घंटे की नशिस्त करें। अपनी जो टॉपिक है, कोई एक टॉपिक उसको पढ़े, उसके बाद आप आधा घंटा रेस्ट करें, घूम घर के अंदर थोड़ा वॉक वगैरह कर लें, थोड़ा फैमिली के साथ जो है चैट कर ले, उसके बाद फिर आधा घंटा बैठे। ये आप छोटे छोटे बाइट्स में जब काम करेंगे तो मुसलसल बैठकर जो आपको स्ट्रेस मिलता है टेक्नोलॉजी का, वो आपका काउंटर एक्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि आप, रिसर्च भी कहती है स्टूडेंट लगातार मैक्सिमम 15 से 20 मिनट 25 मिनट किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं या देख सकते हैं, उसके बाद बोरियत हो जाती है।
जब आप अपने टॉपिक्स को, अपने कंटेंट को भी छोटे छोटे बाइट्स में करेंगे तो उसका भी आपको फायदा है। अब आप कह रही हैं कि भाई असाइनमेंट दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। असाइनमेंट वट एवर द कंटेंट इज अवेलेबल फॉर ए वीक, तो उस एक वीक की एक एक्टिविटी दे दी जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि जनाब आपने पहले भी क्वेश्चन किया, लोगों के क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे कि सोशलाइजेशन खत्म हो जाती है। जी। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉग्स बना दिए जाते हैं, लर्नर्स के ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। आप देखें कि एलएमएस जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया उसमें एक उन्होंने डैशबोर्ड रखा हुआ है, एक माई कोर्सेज रखे हुए हैं, एक नोटिफिकेशन रखी हुई है, एक एक्टिविटी रखी। अब वो जो एक्टिविटी है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ की स्टूडेंट टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं सो दैट स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन भी रहे, उनकी जो पीर ग्रुप्स हैं वो भी इस्टेब्लिश रहे, जी। और उनका जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज है वो भी चलता रहे साथ साथ। जी ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आया ऑडियंस की तरफ से कि व्हाट्सएप स्टडी के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये बेस्ट है जूम और स्ट्रीम यार्ड से, जो व्हाट्सएप के थ्रू स्टडी होती है? देखिए, जो हम कहते हैं ना जूम, गूगल मीट, जी। इसमें देखें कनेक्टिविटी के इशू होते हैं। सम टाइम ये होता है कि आप ऑनलाइन है, लाइव जी। गुफ्तगू कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग हो रही है, और कनेक्टिविटी इशू आ जाता है तो आपको वो स्किप हो जाता है पार्ट। बिल्कुल। जबकि जबकि व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां आप ये कह सकते हैं कि आप टेक्स्ट की शक्ल में या वॉइस मैसेज वो आप एक दूसरे को दे सकते हैं, और फिर जब पढ़ने के बाद फिर आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब जब बिल्कुल। आप और मैं इस लाइव सेशन से ऑफ होंगे तो उसके बाद तो जी। हमारा राब्ता नहीं हो सकता ना। तो जी। व्हाट्सएप के जरिए हम फाइल्स भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम अच्छा, अब व्हाट्सएप में जब आप रिटर्न में टेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो एक राइटिंग टाइपिंग की हैबिट है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा, आपकी वोकेबलरी ठीक हो जाएगी। आप वॉइस के ज़रिए अपनी बात बता सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं, और ये आपके पास यही है कि आप उसको 24 घंटे में जिस वक्त सीन भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि स्टूडेंट्स को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरी साइड पे टीचर्स हैं, तो टीचर्स जी अगर हों तो उनको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करने में? देखिए, अगर हम सबसे पहले तो ये कहते हैं ना कि जो टाइम है वो जी। इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए भी, और दूसरा उनका जो टेक्नोलॉजी लिटरेसी, फ्रेंडलीशिप और प्रोफिशेंसी है वो एक इशू है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल बताता हूँ। मैं अब उम्र को उस हिस्से में बैठा हूँ, 40+ में हूँ, तो इस वक्त टेक्नोलॉजी को लर्न करना, उसको फ्रेंडली होना, इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर पर्सन लाइक मी। बिल्कुल। और फिर ये होता है कि हमें एक चीज़ पता होती है, उसमें कोई इशू आ जाए, हम चूंकि उसके फ्रेंडली यूज़र नहीं है, प्रोफिशिएंट नहीं है, हमारे लिए वो इशू हो जाता है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हम टाइम मैनेज मैनेज करके, कमिटमेंट करके बैठे होते हैं कि स्टूडेंट्स की क्लास लेनी है। अब क्लास हम पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट डिसकनेक्टिविटी की वजह से या नेटवर्क इशू की वजह से जी। ऑनलाइन नहीं होता। हम प्लान करके बैठे होते हैं कि कोई 40 स्टूडेंट्स होंगे। जब देखते हैं तो हमें एक चेहरा नज़र आ रहा होता है, ठीक है? बाकी सिर्फ़ ब्लाइंड्स नज़र आ रहे होते हैं, और वो भी अगर गिने तो 10-12 होते हैं। वो हमें डीमोटिवेशन होती है कि बाकी जो 28 स्टूडेंट हैं, उनका हमारे साथ इंटरैक्शन नहीं है, उनकी क्वेरीज़ कैसे एड्रेस की जा सकती है। टीचर के लिए भी ये डीमोटिवेशन होती है व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनलाइन and they are not according to the strengths available or given to the teacher. फिर एक जो इशू आते हैं, हम कह सकते हैं कंटेंट का। टीचर कंटेंट डेवलप करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जहन में रख के कि मेरे 40 स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन मुझसे किया जा सकता है। और जब स्टूडेंट ऑनलाइन ही सिर्फ 10 होते हैं तो बाकी वो जो 30 स्टूडेंट का गैप है, जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि नॉलेज शेयर होगा, नॉलेज एनहांस होगा, वहाँ भी फिर गैप आ जाता है। जी। जी।
तो जिस तरह स्टूडेंट को फेस करने पड़ते चैलेंजेस, वहाँ पर टीचर भी हमारे बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन बस वही है कि पाकिस्तान में अभी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा, ये ऐसा टॉपिक था बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला, बहुत से अरसे से ये स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चंस थे। तो लास्ट में आप टीचर और स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहें अगर? देखें, मसले चलो पहले तो हम कह सकते हैं ना कि हम टीचर कुछ सुपर होते हैं और स्टूडेंट बेचारे होते हैं, लेकिन इंटरनेट जो है उसके लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों का एक ही हाल है। अपने अपने लेवल पर इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कामयाब और आगे वो शख्स निकलते हैं जो उन्हीं इश्यूज में, उन्हीं चैलेंजेस में रहते हुए अपने लिए राह तलाश करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि एक्सक्यूजेज रादर लेम एक्सक्यूजेज ना करें। अगर वो ऑनलाइन टीचिंग को आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ब्लेंडेड टीचिंग चलती है। कुछ अर्सा आपने ऑफ कैंपस पढ़ना होता है, कुछ अर्सा आपने ऑन कैंपस पढ़ना होता है। इसी तरीके से अब हो सकता है आने वाले मुस्तकबिल में कोविड के हालात को देखते हुए, कोई पता नहीं क्या होना है, जो तालीमी इदारे हैं इंटरनेशनली और नेशनली, इवन रीजनली, हमें शायद ब्लेंडिंग टीचिंग की तरफ आना। तो अभी से हमें आदतें अपनी बनानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कोविड के बाद जो नॉर्मल आएगा उस पर उस वर्कर की कामयाबी और सर्वाइवल है जो डिजिटली प्रोफिशिएंट होगा, स्किल्ड होगा, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी वो कामयाब होंगे जिन्होंने अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपने जो तालीमी अहदाफ हैं, एजुकेशनल टारगेट्स हैं, उनको फुलफिल करें। और यहाँ पर आप गूगल पे एक लफ्ज़ लिखें, आपको दुनिया जहान का हर मटेरियल मिल जाता है। उसमें मुश्किल लैंग्वेज भी है, आसान से आसान भी है। आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, आपको वीडियोस मिल जाती हैं, आपको प्रेजेंटेशंस मिल जाती हैं, आपको ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ों में मिल जाते हैं। जी। तो हमें अपने आप को बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी डेवलप करनी है, हालात के मुताबिक उसको ढालना है, तो ही हम कामयाब होंगे। अगर हम हठ धर्मी करके खड़े रहे कि जनाब ये मुश्किल है, हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर हम खुद नुकसान में जाएंगे, हम खुद पीछे रह जाएंगे, वक्त गुजरता जाएगा। थैंक यू वेरी मच आपका और इल्मी थैंक सिटी चैनल का मैं मशकूर हूँ, तमाम टीम का, इस चैनल के ओनर का, कि आप रोज़ाना ऐसे ऐसे मसाइल पर, ऐसे ऐसे बातों पर डिस्कस करते हैं जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं, उनके रियल इश्यूज़ हैं। और जो मेहमान आप बुलाते हैं वो भी हतुलवसा कोशिश करते हैं कि जो हमारे नाजरीन हैं, सामीन हैं, उनके क्वेरीज़ को अप टू देयर एक्सपेक्टेशन एड्रेस कर सकें। आप, आपकी टीम, आपके जो ओनर हैं, सब जो इस कार खैर में काम कर रहे हैं इस कोविड के दिनों में, तो आखिर में मैं ये भी कहता चलूँगा कि हमें अपने रवैयों को बदलना है, हमें समाजी फासलों का ख्याल रखना है, जी। हमें पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखना है, और सबसे बढ़कर ये कि अपने जहनों से ये खौफ निकालना है। देखिए मैडम, अगर खौफ इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने जहन से खौफ निकालना है, हालात के मुताबिक ढालना है, एक दूसरे को हमने सेंसिटाइज करना है, एजुकेट करना है रिगार्डिंग कोविड-19, कि हमने अपने आप को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, अपने अवाम को बचाना है। इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम सब की अपने अपने लेवल पर, जो हम इस कोविड के दिनों में भी लोगों के लिए कार खैर कर रहे हैं, हमें तौफीक दे, और पूरी इंसानियत को अल्लाह पाक अपने हुक्म, अपनी ताकत और अपने रहमत के ज़रिए जल्द अज़ जल्द इस वबा से निजात अता हो। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह